उसे इस्लामाबाद वापस आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। उसे एक हफ्ते में वो एक संगीन केस में उलझा था। उर्वा की जानिब से भी परेशानी हनूज अपनी जगह थी। रोहान उसे लेकर अभी तक हवेली नहीं आया था। मरियम और मोम से उसकी तकरीबन रोज़ ही बात होती थी। मोम तो उर्वा के लिए बहुत परेशान थी कि बात करते हुए रो पड़ती। डैड से भी उसकी बात हो जाती थी। वो दबे दबे अल्फाज में उर्वा की जानिब से अपनी गलती तस्लीम कर चुके थे। जवाबन अर्श ने महज एक गहरा सांस लिया था। मरियम के ज़रिए वो रूहान को मिनटों में मंजर आम पर ला सकता था, मगर वो वाकई किसी भी कशीदा मामले में मरियम को नहीं ला सकता था। वह हनूज अपनी बातों पर कायम था कि बहन की वजह से बीवी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। इस दौरान अमल की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी, मगर उन दोनों में उस दिन के बाद कोई बात नहीं हुई। यहाँ तक कि अर्शा बाहर ही खाना खाता, रात देर से घर आता और अक्सर तो केस की वजह से घर ही ना आता। आज वो कुछ फैसला करके वकील के दफ्तर आया था। जी एसपी साहब, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। अर्श ने जब अपने और अमल के निकाह का सारा मामला बताया तो जवाबन वकील ने सर हिलाते कहा, मैं अब उसे तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। मज़ीद ताख़ीर करके एक और गलती नहीं करना चाहता। वो उस वक्त सिविल ड्रेस में था। कमीज़ की आस्तीनों को कोहनियों तक मोड़ते हुए वो संजीदगी से गोया हुआ, क्या आपकी वाइफ डिवोर्स लेना चाहती हैं? वकील के अचानक सवाल पर अर्श ने नासमझी से उन्हें देखा। जाहिर है वो भी यही चाहेगी, क्योंकि हमारा रिश्ता आगे नहीं चल सकता। मैं आपको बता चुका हूँ कि निकाह किस तरह हुआ है। अर्श माथे पर बल डाले बोला, आपकी बात ठीक है शाह साहब, मगर मेरी एक एडवाइस है। वकील ने आगे होकर बैठते हुए कहा, जी बोलें। आपके निकाह को अभी 1 महीना भी सही तरह से नहीं हुआ। मेरी सलाह है कि आप कुछ वक्त लें सोचने के लिए। आप साहिब हैसियत हैं, दूसरी बीवी को आराम से रख सकते हैं। मेरी माने तो अभी तलाक के फैसले के बारे में कोई फैसला ना करें। ये वाहिद जायज़ काम है जो खुदा को पसंद नहीं। हुक्म है कि अगर ज़रा सी भी गुंजाइश निकले तो बीवी के साथ सुलह कर लो। वो अपने तजर्बे के मुताबिक अर्श को मशवरा दे रहे थे, सोच लें, समझ लें, फिर फैसला कीजिएगा। अर्श को पुरसोच अंदाज में बैठे देखकर वकील साहब दोबारा गोया हुए, जबकि अर्श मुस्तरिब होकर उठ खड़ा हुआ और मुसाफिहा करके बाहर निकल गया। वो वकील के दफ्तर से सीधा घर आया था। 2 दिन पहले उसको सरकारी घर अलॉट हुआ था। सरकारी गाड़ी से जब वो उतरा तो अमर उसे लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठी नजर आई। खुद ब खुद उसके कदम उसकी जानिब बढ़े, जबकि अमल अर्श की गाड़ी की आवाज़ सुन चुकी थी और अब अर्श को अपनी सिमत आता देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लहजा किसी भी जज्बे से आ रही था। अमल ना महसूस अंदाज में 2 कदम पीछे हुई। वो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए बस। वो आम से अंदाज में गोया हुई तो अर्श ने उसे जायज़ा लेती निगाहों से देखा। वो पिछले 3 दिन से उन 2 सूट्स में से एक में थी जो अर्श ने उसे ला कर दिए थे, क्योंकि उसके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये काफ़ी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? पूरे घर में महारानियों की तरह घूमने का क्या मकसद है तुम्हारा? अमल से बात करते हुए खुद ब खुद उसका लहजा और अंदाज तल्ख हो जाता था। सॉरी, वो यक लफ्जी जुमला कहकर जाने को मुड़ी। कुछ दिनों में डिवोर्स पेपर तुम्हें दे दूंगा, तब तक कमरे की हद में रहो। वो उसकी बात नज़रअंदाज करता अब हुक्मिया अंदाज में गोया हुआ और अमल के चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगा, जो उसकी बात पर फटी निगाहों से उसे देखने लगी थी। डिवोर्स? वो हकलाई थी। हाँ, डिवोर्स। एक्चुअली तुम्हें तो एहसास नहीं हुआ होगा अपनी गलतियों का, क्योंकि तुम तो हो ही एक खुदगर्ज लड़की। अपनी बहन का एहसास तक नहीं किया तुमने, मगर मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ निकाह करके अपना ही नुकसान किया है। अब सिर्फ अपनी गलती सुधारनी है मुझे। वो खासे तल्ख अंदाज में बोल रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करें, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन डिवोर्स मत दें। मामा बाबा मुझसे पहले ही बहुत नाराज़ हैं। मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ मुझे मत छोड़ें। वो बाकायदा अर्श के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया अमल? होश में तो हो? अर्श ने उसे डपटा था। मैं पूरे होश में हूँ। मैं डिवोर्स नहीं चाहती। प्लीज़ ऐसा मत करें मेरे साथ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। इतनी बड़ी सज़ा ना दे मुझे। वो अर्श के करीब आकर मिन्नत समाजत करते बोली, जबकि अमल के रद्द अमल पर अर्श कुछ हैरत ज़दा हुआ था। मशरकी लड़कियों जैसी सोच की तो वो अमल से कतई तवक्को नहीं कर रहा था। अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? तुम तो नफरत करती थी ना मुझसे, फिर अब ऐसा क्या हो गया कि अलग नहीं होना चाहती? ये कोई साजिश है ना तुम्हारी? उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैं कोई साजिश नहीं कर रही हूँ। मुझे डिवोर्स ना दें प्लीज़। वो अब अर्श के सामने हाथ जोड़कर नम आंखें लिए कह रही थी, बकवास बंद करो अपनी।
جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے رون دے، اپنی بہن کے گھر کو اجاڑنے کی سازش کرے، وہ میری کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے مان جاؤں کہ تمہیں احساس ہو گیا ہے اپنی غلطیوں کا؟ وہ ہنوز سختی سے بول رہا تھا۔ میری جان لے لے، گلا کاٹ دے میرا، گلا گھونٹ دے، مگر ڈیورس نہ دے پلیز۔ آپ کو خدا کا واسطہ، آپ کو خالہ کا واسطہ، مریم کا واسطہ، عروہ کا واسطہ، پلیز ڈیورس نہ دے مجھے۔ آپ کہتے ہیں تو میں مریم سے بھی معافی مانگ لوں گی، وہ عرش کے سامنے روتی گڑ گڑاتی بولی۔ عرش نے اسے بغور دیکھا۔ کیا یہ آنسو جھوٹے ہیں؟ وہ عرش کے سامنے روتی گڑ گڑاتی بولی۔ عرش نے اسے بغور دیکھا کہ کیا یہ آنسو جھوٹے ہیں؟ کیا یہ لڑکی اسے بیوقوف بنا رہی تھی؟ تم جانتی ہو میری زندگی میں مریم کے بعد کسی دوسری عورت کی گنجائش نہیں نکلتی۔ میری بیوی، میری محبت، سب کچھ مریم ہے۔ تمہیں تو کبھی بھی میں اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے سکتا۔ وہ اسے اپنے الفاظ سے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ میں آپ سے مریم کی جگہ کا مطالبہ نہیں کر رہی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ پھر کیا چاہتی ہو؟ عرش نے اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے نہ چھوڑیں، باقی میں آپ سے کوئی حقوق نہیں چاہتی، بس آپ ڈیورس نہ دیں مجھے۔ وہ دھیمی آواز میں سر جھکائے بولی تو عرش چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس مڑ گیا۔ یا اللہ، میرے امتحان کب ختم ہوں گے؟ سب کچھ کب ٹھیک ہوگا؟ مریم مصلے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھی رو رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ بہہ کر اس کے گال بھگو رہے تھے۔ میں تجھ سے شکوہ نہیں کر رہی میرے رب، تو نے تو بن مانگے بہت کچھ عطا کیا ہے مجھے۔ اگر ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی میں نے تو نے رامین بابا، علی پاپا جیسے ماں باپ کا پیار دیا ہے مجھے، جنہوں نے کبھی مجھے اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا۔ حورین مما نے بہت پیار دیا مجھے، ڈیڈ نے بھی۔ اشل اور عمل نے بہن بھائی کی کمی پوری کر دی۔ مجھے کبھی زندگی میں ماں باپ کی کمی یا اکیلے پن کا احساس نہیں ہوا۔ تیرا کرم یہاں بھی ختم نہیں ہوا، تو نے عرش جیسے محبت اور عزت کرنے والے شخص کو میرا شوہر بنا دیا۔ میں تیری رحمتوں نعمتوں پر جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، مگر اب یہ کیسی آزمائشوں کے در کھول دیے ہیں تو نے میرے اللہ۔ مجھ سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ ایک کے بعد ایک آزمائش، بے اولادی جیسی آزمائش سے نکال دے مجھے۔ مالک کوئی معجزہ دکھا دے، میرے میں اور ہمت نہیں ہے سہنے کی۔ وہ ہاتھ پھیلائے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پتہ نہیں بھائی کیوں یہ سب کر رہے ہیں، وہ عروہ کو کسی سے کیوں نہیں ملنے دے رہے۔ یا اللہ، عروہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، حورین موم کبھی بھی عروہ کو نہ دیکھ سکیں، حورین موم کبھی بھی عروہ کا دکھ نہ دیکھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حورین کا عکس آیا جو پچھلے کئی دنوں سے عروہ کو یاد کر کے روتی تھی۔ یہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں میرے مالک، میں اولاد نہیں دے سکتی ان کو، مگر آج تک کسی نے مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا، الٹا مجھے اس بات کے لیے پریشان نہیں ہونے دیتے، سمجھاتے ہیں کہ اس میں خالق کی کوئی مصلحت ہے۔ بس تو اس گھر سے، ہماری زندگیوں سے دکھوں کے سائے ہٹا دے، سب کی آزمائشیں، سب کے امتحان ختم کر، میرے شوہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ضامن ماموں کو کبھی بیٹی کا دکھ نہ دیکھنے دینا، انہوں نے ہمیں بہت مشکل وقت میں سہارا دیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ پلیز بھائی کچھ غلط مت کیجیے گا عروہ کے ساتھ، ورنہ میں کسی کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گی۔ روحان ابھی تک عروہ کو لے کر نہیں آیا تھا، اور کسی نے بھی روحان کی بے حسی کی وجہ سے مریم کو کسی قسم کا طعنہ نہیں دیا تھا، وٹے سٹے کے رشتے کا احساس نہیں دلوایا تھا۔ ہاں مگر اسے روحان اور عروہ کی طرف سے بہت پریشانی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ سجدے میں آنسو بہاتی دعائیں مانگتی رہی۔ ہلو، کسی انجان نمبر سے مسلسل آتی کال پر اس نے گاڑی سڑک کے ایک طرف روکی اور یس کر کے موبائل کان سے لگا کر کہا، کیسے ہیں صالح صاحب؟ روحان کی آواز اور بات سن کر موبائل عرش نے کان سے ہٹا کر اسکرین پر موجود نمبر پر ایک نظر ڈالی اور دوبارہ موبائل فون کان سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو صالح صاحب؟ صالح صاحب ہی کہتے ہیں نا بیوی کے بھائی کو، ایم آئی رائٹ؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ عروہ کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ بات کرواؤ میری اس سے۔ روحان کی بات یکسو نظر انداز کرتا وہ فکر مندی سے عروہ کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ پہلے برادر ان لا سے تو حال چال پوچھ لو، پھر بہن کا حال بھی پوچھ لینا۔ ویری سیڈ، ایک لوتے بہنوئی کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وہ اس کی حالت کا مذاق اڑاتا اپنی کہے گیا، جبکہ عرش کا دل چاہا وہ روحان کا منہ توڑ دے۔ کیسے ہو؟ بہت ضبط کیے ہوئے اس نے پوچھا، جبکہ جواباً روحان کا کہا سنائی دیا اسے۔ ٹھیک ہوں، بلکہ بہت خوش ہوں، تمہاری بہن کی قربت نے بڑا سکون دیا ہے مجھے۔
पाकिस्तानी लड़कियों की शर्म व हया से ही दिल खुश हो जाता है। ऐसी अनछुई लड़की यूरोप में कहाँ मिलती मुझे। रोहान की इस कदर बेबाक गुफ्तगू अर्शा कैसे बर्दाश्त कर रहा था ये वही जानता था। उर्वा से बात कराओ मेरी। मुठियां भींचे उसने कहा, करा दूंगा बात, बल्कि मिलवा भी दूंगा। पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रोहान अर्श का दो टोक अंदाज महसूस करता शातराना मुस्कुराहट सजाए कह रहा था चेहरे पर। हाँ बोलो, उसने बेचैनी से पूछा। पहले तुम अपनी दूसरी बीवी को तलाक दोगे, और अगर तुम उसे तलाक नहीं दोगे तो मरियम को छोड़ दो। इस बार रोहान का अंदाज भी संजीदा था। तुमने साजिश की है? तुमने मुझे बेबस करने के लिए उर्वा से निकाह किया है? वो भी यकीनी से पूछ रहा था। हाँ, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि जब बहन दुखी होती है तो भाई के दिल पर क्या गुजरती है। बहन अकेली हो और दूर हो उस शख्स के साथ जो उसे खिलौना समझे। रोहान सरसराते अंदाज में बोला था। मैं मरियम से मोहब्बत करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ रोहान। मैं कभी उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मगर तुम इस सारे मामले में उर्वा को बीच में क्यों लेकर आए? डैम इट, मासूम थी वो बिल्कुल। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने उसकी, मुझे सिर्फ बेबस करने के लिए और अपनी बहन की खुशियों के लिए। अर्श इस बार बाकायदा चीखा था, क्योंकि अब उसे मामले की गहराई का इदराक हुआ था। हाँ, मैंने अपनी बहन की खुशियों के लिए किया ये सब, वरना तुमने तो ये समझा था कि उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। औलाद तो वो तुम्हें दे नहीं सकती, क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। मरियम के साथ ज्यादती करोगे तो कौन सवाल करेगा? वो भी चिल्ला कर बोला। ये तुमने क्या किया रोहान? मेरे डैड तुम्हें क्या समझते थे? तुमने उनका मान तोड़ दिया। मेरी बहन के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है तुमने, बहुत बड़ा। बताओ कहाँ है उर्वा, क्या किया है तुमने उसके साथ? अर्श अपने बालों को नोचता हकीकतन बेबसी की इंतहा पर था। दूसरी बीवी को तलाक दे दो और फिर ले जाना अपनी बहन को आकर। वो बेहिसी की इंतहा पर था। पहले उर्वा से बात कराओ मेरी, बताओ कहाँ रखा हुआ है तुमने उसे। अर्शा की आवाज़ जैसे किसी खाई से आई थी। ना ना एसपी साहब, पहले मेरा मुतालबा मानो, फिर मैं भी तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। उसकी बात पर अर्श ने अपनी आंखें मीच ली। एक आंसू अर्शा की आंख से निकलकर उसकी कमीज में जज्ब हुआ। ये सोच ही तकलीफ देती कि उर्वा रोहान जैसे घटिया आदमी की दस्तरस में थी। ठीक है, मैं अमल को छोड़ दूंगा, वो स्पार्ट अंदाज में बोला। ओके, फिर मैं भी तुम्हारी बहन को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ये कहकर रोहान कॉल काट चुका था, जबकि अर्शा भी मोबाइल डैशबोर्ड पर पटकता अपना जब्त खो बैठा और अपनी बहन की तकलीफ याद करता रो दिया। बहुत देर तक वो तन्हाई पाकर रोता रहा। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, उसे अपने मिशन पर भी जाना था। गाड़ी कोठे के आगे डालकर अब वो बिल्कुल खामोश था, जबकि तासुरात पथरीले थे। वो अब अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए रवाना हो चुका था। इस कोठे से गैर कानूनी तरीके से लड़कियां स्मगल की जाती थी। उस बड़े गैंग को मंजर आम पर लाने की खातिर अर्श अक्सर एक आम शहरी के हुलिये में कोठे पर आता। इस दौरान माहरूख, जो कि एक बहुत कम उम्र लड़की थी जिसे कोई कोठे पर छोड़ गया था, माहरूख को देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो उसकी मासूमियत और इज्जत बचाने की खातिर रोज़ उसके साथ वक्त गुजारने की कीमत अदा करता। मगर आज वो रोहान की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान था। जाने उसने उर्वा के साथ क्या सलूक रवा रखा होगा। साहब इजाज़त हो तो एक बात पूछूं? बेड पर दराज मोबाइल में मसरूफ अर्शा को देखते हुए उस 17 साल लड़की ने डरते डरते पूछा। उसकी आवाज़ पर अर्शा ने बोझल निगाहें मोबाइल स्क्रीन से हटाई और लंबा सांस खींचा, मगर हनूस खामोश रहा और छत को घूरता रहा। साहब, उस लड़की ने जाने क्या सोचकर उसे फिर से पुकारा तो अर्श ने सर हिलाया, जैसे उसे इजाज़त दियो। आप मेरे साथ कुछ करते भी नहीं हैं और मुझे जाने भी नहीं देते हैं। वो बेड से नीचे फर्श पर बैठी पूछ रही थी। कितने दिन गुजर गए थे उसे कोठे पर आए। शुरू में वो कितना रोती थी, मगर फिर एक दिन उसे पहली बार अर्शा के सामने पेश किया गया। मगर यह अजीब शख्स था, आता रोज था और फरमाइश भी उसी के साथ रात गुजारने की करता। मगर मजाल है जो छूना तो दूर गलत निगाह से ही देख ले। तभी अब मारूफ को अर्श से अपने बेआबरू होने का खदशा नहीं था। उसकी बात पर अर्श के माथे पर शिकन उभरे। उसे उस लड़की से हरगिज भी सवाल की उम्मीद नहीं थी। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? सरसरी निगाह उस लड़की के सजे संवरे सरापे पर डालकर वो निगाह दोबारा छत की जानिब करता गंभीर अंदाज में तफसीर कर रहा था, जो कोठे पर मौजूद लड़कियों के साथ किया जाता है। उस लड़की ने अर्श के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा तो अर्श उसकी बात और अंदाज पर ठिठक गया। उसे उस लड़की के अंदाज ने खासा हैरत ज़दा किया। फौरन उसने अपना हाथ खींचा। खामोश रहो लड़की, मुझे बार बार मुखातिब मत करो।
वो इस बार दरुस्तगी से बोला, मगर वो लड़की टिकटिकी बांधे उसी को देख रही थी जो कोई रईस दादा था, मगर निगाहों में शराफत रखता था। जब अर्श ने मजीद बोलना शुरू किया, तुम खुदा का शुक्र अदा नहीं करती, इस जगह में रहकर भी तुम्हारी इज्जत महफूज है, लेकिन अफसोस तुम महज उम्र में कम हो, आगाही तुम्हें हर बात की है। वो बात मुकम्मल करके अपने कंधे पर पड़ी चादर को दुरुस्त करता बेड से उतरने लगा और मोबाइल पर वक्त देखा जो रात के 2 का हिसाब अबूर करने को था। इससे पहले कि वो बेड से उठता, एक बार फिर मारूफ ने उसका हाथ थामा। इस बार अर्श शाह ने सख्ती से उसका हाथ झटका, जिस बाइस अर्श की उंगली में मौजूद अंगूठी का किनारा मारूफ को लगा और खरोच पड़ गई। माजरत शाह साईं। अर्श के सर्द अंदाज पर मारूफ सर झुका गई। मैं चलता हूँ। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा, कुछ देर बैठ जाए। मारूफ बेबसी से उसे पुकार बैठी, जबकि अर्श शाह सर्द आह भरता कुर्सी पर बैठ गया। परेशान है साहब। कुछ पल गुजरे थे जब मारूफ ने अर्श के सर को थामे बैठा देखकर उससे धीमी आवाज़ में कहा, मगर वो हनूस खामोश रहा। मेरी दास्तान तो आप जानते हैं, मेरा हर दुख जानते हैं। आज मुझ नाचीज़ से अपना दुख बांट लेंगे तो बाखुदा खुश नसीब हो जाऊंगी मैं कि अपने मोहसिन का दुख बांटा है मैंने। वो हमेशा अर्श को ऐसे ही इस्तराब में देखती थी। जब भी वो यहाँ आता वो यूं ही सारी रात सर थामे बैठा रहता या फिर परेशानी से चक्कर काटता रहता। क्या करोगी जानकर? मूँछों को ताव देकर वो तल्ख हंसी हंसा। और कुछ ना भी कर सकी तो दुआ तो कर ही सकती हूँ, दुआ तो कर ही सकती हूँ, सिर्फ यही इख्तियार है मेरे पास। वो धीरे से बोली, मगर अर्श शाह खामोश रहा। कुछ पल गुजरे थे जब दोबारा मारूख की आवाज़ ने कमरे में इश्तियाल पैदा किया। पहला मर्द देख रही हूँ साहब, जो कीमत अदा करके भी फ़ायदा नहीं उठाता, वरना मेरा वजूद तो हर रात आप खरीद लेते हैं। तो क्या चीज़ है जो आपको मेरे करीब आने से रोकती है? क्यों मेरी आबरू के जामिन बने हुए हैं आप? पूछते हुए मारूख की आवाज़ रूंधी। मेरा दीन, मेरी माँ की तरबियत। वो धीरे से बोला। बेसाख्ता मारूख की आंखें भीग गईं। वो जानती थी अगर अर्श उसे यहाँ ना खरीदता तो यकीनन अभी तक कई मर्द उसके वजूद की धज्जियाँ बखेर चुके होते। काश हर माँ अपने बेटे की तरबियत आपकी माँ जैसी करती। आपको देखकर आपकी माँ के लिए दिल से दुआएं निकल रही हैं। वो अर्श के कदमों में बैठी शुक्रिया वाले तशक्कुराना अंदाज में उसे तकते हुए बोली, सुनो लड़की। इस बार अर्श ने उसे पुकारा। हुक्म शाह साहब। मैं अब चलता हूँ, मेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ, मेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी। वो कहते साथ ही उठ खड़ा हुआ। साथ मारूफ भी उठ गई। आपकी बीवी बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप मिले। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा था जब मारूफ के अल्फाज ने उसके कदम जकड़े। सुनो लड़की, मेरे लिए दुआ करोगी? क्या दुआ करनी है? मेरा अंग अंग आपके लिए दुआ गो है शाह जी। वो आंखों में खुशी लिए पूछ रही थी। दुआ करना मैं बेकसूर के लिए जालिम ना बनूं। बात करते हुए अमल का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया था। फिर सर झटकता बगैर कुछ कहे सुने वो कमरे से निकल गया, जबकि मारूफ उसकी पुश्त को तकती रह गई। उसका रुख अब घर की जानिब था। वो जल्द अज जल्द रोहान का मुतालबा मान लेना चाहता था ताकि वो उर्वा को कोई मज़ीद नुकसान ना पहुंचाए। उस वक्त उसे अमल से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी, क्योंकि वही सारे फसाद की जड़ थी। उसी की वजह से रोहान ने उर्वा की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अमल और रोहान को जान से मार दे। और जितने ख़तरनाक इरादे से वो आज घर जा रहा था, यकीनन अमल के हक़ में ये सब अच्छा नहीं था। वो बड़े ख़तरनाक तेवर लिए गाड़ी से उतरता घर के अंदर दाखिल हुआ था। घर में मध्यम सी रोशनियाँ थीं जो इस बात का पता दे रही थीं कि अमल सो चुकी है। उसके कदम अमल के कमरे की सिमत थे। बार बार रोहान के अल्फाज उसकी समातों में गूंज रहे थे। उर्वा की बेबसी याद आ रही थी, कभी मरियम की आंसू भरी आंखें याद आ रही थीं, और सबकी वजह सिर्फ अमल थी। उसे उस वक्त अमल से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। वो आज ही अमल को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना चाहता था। अभी वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि उसकी जेब में पड़ा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। अर्शाद ने सर झटक कर हाथ वापस खींचकर मोबाइल निकाला, मगर रात के इस पहर डैड की कॉल देखकर उसे नए सिरे से परेशानी ने आन घेरा। अस्सलामुअलैकुम डैड, सब ठीक है? मॉम और आप ठीक है? मरियम तो ठीक है? रुख लाउंज की तरफ करके उसने मोबाइल कान से लगाते ही फिक्रमंदी से पूछा और फिर जामिन शाह के बोलने का मुंतज़िर रहा। अर्श, यहाँ सब ठीक है। जामिन शाह की भारी आवाज़ में कही गई बात से अर्श की जान में जान आई। अब वो मध्यम रोशनी में सोफे पर बैठ चुका था। डैड, सब खैरियत है ना? उसे अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी।
अर्श उर्वा का कुछ पता चला? जामिन शाह के सवाल से अर्श ने अजियत से आंखें मींच ली। नहीं। बंद आंखों से एक आंसू बह निकला। यकलफ्जी जवाब देकर वो खामोश हो चुका था। वो जामिन शाह को कैसे बताए कि अपने ही हाथों से उन्होंने अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक दिया है। अर्श, मुझे सुकून नहीं मिल रहा कहीं भी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने उर्वा के साथ जुल्म किया है। रोहान कहाँ और क्यों ले गया है मेरी बच्ची को? तुम्हारी माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा मैं। उसकी आंखों में शिकवे पढ़ चुका हूँ मैं। वो बात तक नहीं कर रही मुझसे। प्लीज मेरी बच्ची को ले आओ अर्श, प्लीज। इस कदर शिकस्त ज़दा लहजा, रूंधी आवाज़ जामिन शाह की थी कि अर्श को जिंदगी में सबसे मुश्किल काम उस वक्त अपने बाप को तसल्ली देना लगा। अल्फाज जैसे उसकी ज़ुबान से अदा होने से इनकारी थे। डैड। अर्श ने उन्हें पुकारा तो जवाबन वो खामोश आंसू बहा रहे थे। अर्श, मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी ठीक नहीं है। रातों को सोया नहीं जाता मुझसे। अगर भूले से आंख लग भी जाए तो उर्वा के रोने की, सिसकने की आवाज़ें आती हैं मुझे, जैसे वो मुझे पुकार रही है। अर्श, मेरी बेटी अजियत में है। अर्श, मेरी बेटी को वापस ले आओ। वो रो रहे थे, रोते हुए किसी बच्चे की तरह अर्श से फरियाद कर रहे थे। जी डैड। अर्श शाह ने कुर्ब से आंखें मींच लीं। अर्श, रोहान मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? वो उर्वा को क्यों नहीं ला रहा? क्यों हमसे दूर कर दिया हमारी बच्ची को? मैंने तो उसके एक बार कहने पर उसे इसलिए अपनी बच्ची सौंपी थी कि मेरी बहन का बेटा है। अगर इनकार कर दिया तो कहीं ये ना समझे कि मामू ने उसे पराया समझा। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसे? वो रोते हुए छोटे बच्चे के से अंदाज में पूछ रहे थे। डैड, रोहान उर्वा के काबिल नहीं है। हमने उर्वा के मामले में बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्श ने उन्हें हकीकत से आगाह करना ज़रूरी समझा था। किसी और ने नहीं, सिर्फ मैंने की है अर्श गलती। मैंने हुरैन की बात भी नहीं मानी। वो मुझे कहती थी कि उसका दिल नहीं मानता इस रिश्ते पर। मैंने उसे ये कहकर खामोश करवा दिया कि रोहान मेरी बहन का बेटा है। उर्वा के लिए सबसे बेहतरीन वही है। मगर रोहान ने ये जो किया है ना, बहुत गलत है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। वो अपनी ही धुन में बोलते चले जा रहे थे। डैड, आप परेशान ना हो, सब ठीक है। उर्वा भी जल्द हमारे साथ होगी। अर्श खुद भी अपने आंसू जब्त करता भारी आवाज़ में बोला, प्लीज़ कुछ करो अर्श, मेरी बच्ची को वापस ले आओ। वो मुसलसल कांपती आवाज़ में कह रहे थे। ओके डैड, परेशान ना हो, खुद को संभालें, जल्द ही उर्वा हमारे साथ होगी। कहते हुए अर्श ने फ़ोन बंद कर दिया और सोफे की पुश से टेक लगा ली। चंद लम्हों बाद उसने मोबाइल पर शाजिल का नंबर डायल किया और मोबाइल फ़ोन कान से लगाया। हेलो। शाजिल की नींद में डूबी हुई आवाज़ स्पीकर पर उभरी थी। शाजिल, एक काम था तुमसे, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अर्श, तुम? शाजिल ने मोबाइल कान से हटाकर टाइम देखा। हाँ, मैं ही हूँ, नींद से जाग जाओ अब, वो तंजिया अंदाज में गोया हुआ। तुम्हें तो इस वक्त कोठे पर होना चाहिए था ना? शाजिल ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। हाँ, मगर उस गुनाह में डूबी दुनिया में दम घुट रहा था मेरा, इसलिए आ गया। अर्श शाह ने बाएं हाथ की उंगलियों से हल्का हल्का सर दबाते हुए कहा। अर्श, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आर ड्यूटी। तुम ऐसे कैसे वापस आ सकते हो? हमें जल्द ही उस गैंग को बेनकाब करना है। शाजिल अब संजीदगी से कह रहा था। मुझे अपनी ड्यूटी अच्छे से मालूम है, या फिर तुम बताओगे मुझे मेरा काम अब? शाजिल की बातों ने अर्श को गुस्सा दिला दिया तो वो दांत पीस कर गोया हुआ। सॉरी यार, वो माजरत खा हुआ। एक नंबर भेज रहा हूँ तुझे, उसकी लोकेशन मालूम करके बता मुझे। इस मर्तबा अर्श शाह का अंदाज हुक्मिया था। ओके। शाजिल के जवाब को सुनकर वो कॉल काट कर मोबाइल साइड पर पड़े मेज़ पर पटक चुका था और एक नज़र मुड़कर अमल के कमरे की जानिब डालकर वापस सोफे की पोस्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद चुका था। अब चंद ही लम्हे गुजरे थे जब उसने दोबारा आंखें वाह की और मेज़ पर पड़ा मोबाइल हाथ में लिया और मरियम का नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही कॉल उठा ली गई। वो जो बेड पर बैठे हुए ही सो गई थी, मोबाइल की बेल की आवाज़ पर बौखला कर नींद से बेदार हुई। बोझल आंखों से स्क्रीन पर अर्श शाह का नाम और चमकती तस्वीर देखकर परेशानी के आलम में कॉल यस करके कान से लगाया था मोबाइल। अस्सलामुअलैकुम, धीमी आवाज़ में सलाम करती वो दिल के मकाम पर हाथ रखे अर्श के बोलने की मुंतज़िर थी, मगर मोबाइल के स्पीकर पर महज अर्श शाह के गहरे सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। शाह जी, आप ठीक तो हैं ना? कपकपाते हाथों से मोबाइल थामे, लरसते लबों से अल्फाज अदा हुए। नहीं ठीक। अर्श की खुमार आलूद आवाज़ में कही गई बात मरियम का दिल दहला गई। जाने कितने ख्यालात उसे आने लगे, मगर दूसरी जानिब खामोशी का राज था। आप मुझे डरा रहे हैं शाह जी, मेरा कुल असासा सिर्फ आप हैं। प्लीज़, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताएं आप ठीक तो हैं? वो नम आंखों और भीगी आवाज़ में बोल रही थी। अर्श के चेहरे पर इतनी अजियत में भी मुस्कुराहट बिखर गई। पहले ठीक नहीं था,
مگر جب اپنی جان کی آواز سنی تو قرب میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ آواز مدھم تھی، مگر عرش کے لہجے کی سچائی نے مریم کو سرشار کر دیا تھا۔ وہ بھی پرنم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مرہم تھے۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کتنے برے برے خیال آ رہے تھے اب دل میں۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، تمہیں لگا تھا کہ میں کہیں عمل سے تعلق بنا چکا ہوں اور اب اپنے عمل پر پشیمان ہو کر تم سے رابطہ کیا ہے، یا پھر عروہ کو ڈھونڈنے کے لیے تمہارا استعمال کرنا چاہتا ہوں؟ یہی خیالات آ رہے تھے نا تمہارے دل میں؟ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، جبکہ مریم نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ شخص اس کے دل کی باتیں بھی جاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ مریم کی خاموشی پر وہ پھر سے پوچھ رہا تھا، مگر مریم کچھ بولنے کی جیسے سکت ہی نہیں رکھتی تھی۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے مریم، ایسے خدشات اگر آپ کے دل میں آتے ہیں تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے۔ حالات نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ میں آپ کا بھروسہ توڑ چکا ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں بولتا ایک پل کو خاموش ہوا، مگر پھر بولنا شروع ہوا۔ پہلی بات، روحان جو کر رہا ہے وہ اس سب کا ذمہ دار خود ہے۔ آپ میرا یقین کریں، میں کبھی اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ زیادتی تو کیا، تلخ لہجے میں بھی بات نہیں کروں گا۔ دوسری بات، آپ یقین رکھیں، میری قربت کی ساتھی صرف آپ ہیں۔ عمل سے میں کوئی تعلق نہیں بناؤں گا، یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ہاں، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا، مگر اب وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا۔ صرف میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ سب ٹھیک ہو جانے میں کچھ وقت لگے گا۔ بس آپ اتنا جان لیں کہ میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں تک اولاد کی بات ہے تو خدا نے اگر نصیب میں لکھی ہے تو خدا آپ سے ہی دے گا مجھے، دعا تو کر سکتے ہیں نا ہم۔ وہ بڑے اطمینان سے اسے سمجھا رہا تھا، لہجہ بہت سنجیدہ اور پختہ اور پر امید تھا۔ آپ بھی پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں زندگی کے ہر اچھے برے حالات میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مریم کا تسلی بخش جواب سن کر عرش مطمئن ہو کر مسکرایا۔ تھینک یو میری جان، بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی مریم، جب تک یہ مشکل وقت نہیں گزر جاتا۔ عرش نے محبت بھرے انداز میں کہا، سوری، آپ کو اتنی رات کو جگا کر پریشان کیا میں نے۔ اب آپ سو جائیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ عرش کی بات پر مریم نے بھی کہتے ہوئے کال بند کر دی، جبکہ عرش کو مریم سے بات کر کے قدرے سکون پہنچا تھا۔ اب وہ دوبارہ روحان کے کہے الفاظ یاد کر رہا تھا، روحان تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ عرشا کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ تصور میں روحان سے مخاطب تھا، اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی۔